गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास शुरू करेंगे। तो आइए समझते हैं द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। कि जैसे सीमित आकार की कोई वस्तु या किसी भौतिक निकाय कि जब हम गति का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक ऐसे बिंदु को हम मानते हैं जिस पर उस वस्तु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित हुआ माना जा सके। और जब निकाय किसी बाह्य बल की अंतर्गत गति करता है तब यह बिंदु इस प्रकार गति करता है कि जैसे कि मानो निकाय का समस्त द्रव्यमान इस बिंदु पर केंद्रित हो तथा बाह्य बल भी इसी बिंदु पर आरोपित हो। ठीक। और यह आवश्यक नहीं है कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकाय के भीतर हो, यानी वो भीतर भी हो सकता है और उस निकाय के बाहर भी हो सकता है। जैसे खोखला गोला है, खोखले गोले का बाहरी आवरण है लेकिन वो उसके केंद्र पर उस पर निहित होता है। तो इस प्रकार से द्रव्यमान केंद्र को हम परिभाषित कर सकते हैं। अब आइए द्विकण या दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो माना इसमें कि M1 M2 द्रव्यमान के दो कणों के मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर क्रमशः R1 व R2 है। स्थिति वेक्टर आप लोग पहले जान चुके हैं, पोजीशन वेक्टर है। तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र C का यहाँ बीच में दिख रहा है जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। C का स्थिति वेक्टर पोजीशन वेक्टर RCM क्या लिखेंगे हम, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। यह मान लिया समीकरण नंबर 1 हो गया। यदि कणों के कार्तीय निर्देशांक जैसे यह XYZ एक्सिस में है तो माना कि M1 का निर्देशांक x1 y1 z1 तथा M2 का x2 y2 z2 है। तो इस स्थिति में हम द्रव्यमान केंद्र को XCM YCM ZCM के रूप में लिखेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो R वेक्टर है वो XI प्लस YJ प्लस Z के यानी XYZ एक्सिस के टर्म्स में हम इसको अलग अलग लिखने जा रहे हैं। तो XCM क्या हो जाएगा, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। YCM हो जाएगा M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक उसी प्रकार ZCM भी हम लिखेंगे M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2। अब इसके बाद दो कणों का हो गया। अब हम n कणों के द्रव्यमान निकाय का द्रव्यमान केंद्र के लिए लिखेंगे। तो इसी को जनरलाइज फॉर्म में और बढ़ा के लिख दिया गया है n कणों के लिए। तो n कणों से बने किसी निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर क्या होगा, RCM M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस ऐसे करते हुए हम MN RN तक लिखेंगे अपॉन M1 प्लस M2 प्लस अप टू MN। वहाँ पे केवल दो था तो हम M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2 लिखते थे। यहाँ n है तो ऊपर हम इस प्रकार से लिखेंगे और नीचे सभी कणों के द्रव्यमानों का योग लिखेंगे। अब अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको सिग्मा समेसन के रूप में लिखेंगे। तो RCM हो जाएगा समेसन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n MI अपॉन सिग्मा 1 टू n MI। यहाँ पे I का मान यहाँ 1 से n है, यानी पहला 1 रखेंगे तो हमको पहला मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा मिल जाएगा, ऐसे अगर n रखेंगे तो nth मिल जाएगा। और जो नीचे MI सिग्मा है इसका मतलब कि सभी कणों के द्रव्यमानों का योग, और यह सभी कणों के द्रव्यमानों का योग यानी निकाय का कुल द्रव्यमान, इसको हम कैपिटल M से दिखा सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन M सिग्मा 1 टू n MI RI। यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक। अब इस प्रकार इसमें विशेष स्थितियां क्या है कि यदि प्रत्येक कण का द्रव्यमान m हो और इसमें n अगर पार्टिकल हो तो कुल द्रव्यमान m बराबर हो जाएगा m गुणे n, यानी एक कण का द्रव्यमान गुणे कणों की संख्या। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे इस टर्म में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RCM अपॉन MN सिग्मा I टू n RI। तो यहाँ से देखिए m और m समीकरण 2 में यहाँ पे देखिए कट जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ से ऊपर से m और नीचे से m n में से m कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 अपॉन n सिग्मा RI, यानी निकाय अर्थात निकाय का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र के संपाती होगा। ठीक। दूसरा, यदि मूल बिंदु O द्रव्यमान केंद्र पर ही हो, यानी द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर हो तो RCM बराबर 0 होगा
तो ऐसी स्थिति में सिग्मा एम आई आर आई, जो सिग्मा एम आई आर आई है, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एम आई का मान m हो गया, तो आर सी एम इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, m1r1 प्लस m2r2 अप टू mn/rn इक्वल टू 0। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी निकाय के कणों के द्रव्यमानों का द्रव्यमान केंद्र के परितः आघूर्णों का योग शून्य होता है। तो इस प्रकार यह दो विशेष स्थितियां हैं, इनको आप नोट कर लेंगे और कॉपी में और इसको समझ लेंगे। दूसरा, अब इसके बाद टॉपिक हम शुरू करते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति, यानी मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो माना n कणों वाले द्रव्य निकाय के विभिन्न कणों का द्रव्यमान m1, m2, m3 ऐसे करते हुए mn एवं स्थिति वेक्टर r1, r2 अप टू rn है। इन कणों पर आरोपित बाह्य बल F1, F2 अप टू Fn है, यानी पहले कण पर F1 है, दूसरे कण पर F2 है, ऐसे ही मान लिया तीसरे कण पर F3 है, ठीक है, चौथे कण पर F4 है, ऐसे करते हुए Fn तक है। यहाँ पे तीसरा चौथा नहीं दिखाया गया है, 1, 2 अप टू Rn ऐसे दिखाया गया है। तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन वेक्टर बिल्कुल पहले की तरह से हम लिखेंगे। RCM क्या होगा, m1r1 प्लस m2r2 प्लस ऐसे करते हुए mn/rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस ऐसे करते हुए mn। अब फिर सभी कणों का योग हम बाहर 1/m के यानी m के रूप में लिख लेंगे, तो यह 1/m हो जाएगा, और ऊपर को इसी तरह से लिख लेंगे m1r1 प्लस m2r2 प्लस ऐसे करते हुए mn/rn। यह समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब समय के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो यहाँ RCM को जब हम अवकलन करेंगे तो dRCM/dt हो जाएगा, और इधर राइट हैंड साइड में 1/m m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt प्लस प्लस करते हुए mn dRn/dt तक हम लिखेंगे। तो RCM को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, dr/dt, या पहले आप लोगों को पढ़ाया गया dx/dt, dy/dt। तो ये क्या हो जाएगा कि अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं तो यह वेग को बताता है, यानी कि ये विस्थापन, और नीचे क्या है, dt है, यानी एकांक समय में विस्थापन या वेग बताएगा, यानी dRCM/dt यह VCM बताएगा, यानी सेंटर ऑफ मास के वेग को बताएगा। इसी प्रकार dr1/dt पहले कण के वेग को बताएगा, dr2/dt दूसरे कण के वेग को बताएगा, और बाकी जो नहीं लिखे गए हैं इसी प्रकार से उनका भी वेग होगा, और nth कण का वेग drn/dt vn होगा। यह समीकरण नंबर 2 हो गया, जहाँ v1, v2 आदि विभिन्न कणों का वेग एवं VCM द्रव्यमान केंद्र का वेग है। अब इसको हम एक बार फिर अवकलन करेंगे, यानी समीकरण 2 को फिर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अब हम dVCM/dt करेंगे, तो आपको पता होगा कि त्वरण को हम लिख सकते हैं dV/dt, ठीक, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग परिवर्तन की समय दर को हम निकाल रहे हैं, यानी हम इसको समय के साथ अवकलन कर रहे हैं। तो dVCM/dt 1/m m1 dV1/dt प्लस m2 dV2/dt ऐसे करते हुए mn dVn/dt हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ACM हो गया। तो ACM यानी इसको हम सेंटर ऑफ मास का त्वरण से हम निरूपित करेंगे, 1/m m1 dV1/dt A1 हो गया, dV2/dt A2 हो गया, ऐसे dVn/dt AN हो गया, ठीक। अब इस m को हम ACM से गुणा करेंगे। आप लोगों को पहले पढ़ाया गया कि न्यूटन के गति के नियम से F बराबर m में होता है, उसका उपयोग करने के लिए। तो ये हो जाएगा MACM लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर m1 A1 प्लस m2 A2 प्लस ऐसे करते हुए mn AN, यह समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब आइए इसमें हम क्या लिखते हैं कि A1 A2 आदि विभिन्न कणों का त्वरण तथा ACM द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है, ठीक। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से या m1 A1 क्या हो जाएगा, F1 हो गया, m2 A2 क्या हो गया, F2 हो गया। इसी प्रकार से अन्य कणों के लिए भी हम बल लिख सकते हैं। तो MACM किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 प्लस ऐसे करते हुए Fn तक। अब F1 प्लस F2 प्लस Fn यह क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल, यानी कोई बाह्य बल जो निकाय पर आरोपित बाह्य बल है, ठीक। तो हम MACM को लिख सकते हैं F एक्सटर्नल, यानी बाह्य बल के बराबर, ठीक। इस प्रकार स्पष्ट है कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है कि जैसे कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर संकेंद्रित हो,
तथा सभी बाह्य बल उसी बिंदु पर कार्यरत हो। देखिए यहाँ पे निकालते हुए हम क्या पा गए कि F एक्सटर्नल जो बाह्य बल लग रहा है यह MACM के इक्वल है, यानी कि ये जो बाह्य बल कुल बल किस पे लग रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास पर। ठीक है, यहाँ पे नोट में क्या एक चीज़ लिखी गई है इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। द्रव्यमान केंद्र की गति में निकाय के विभिन्न कणों के बीच लगने वाले आंतरिक बलों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि संपूर्ण निकाय के लिए नेट आंतरिक बल शून्य होता है। या हम लोग पहले उसमें पढ़ चुके हैं, जब हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ रहे थे तो उसमें यह आंतरिक बल वाला दिखाया गया, F1 INT प्लस F2 INT इक्वल टू 0 वहाँ पे लिखा गया था, उसको देख लीजिएगा। अब आइए दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र, यानी कोई दृढ़ पिंड है तो दृढ़ पिंड क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझेंगे। उसके लिए द्रव्यमान केंद्र कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम लोग इंटीग्रल का प्रयोग करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, तो आइए वह पिंड जिस पर कितना भी बड़ा बल लगाने पर उसके विभिन्न कणों की सापेक्ष स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वह दबे नहीं, उसका डिफॉर्म ना हो। ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, अर्थात पिंड की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दृढ़ पिंड कहलाता है। तो दृढ़ पिंड के लिए द्रव्यमान वितरण सतत माना जा सकता है। सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, इसको कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस माना जा सकता है। यदि पिंड का डीएम द्रव्यमान का सूक्ष्म कण, यानी उसका एक सूक्ष्म कण लिया डीएम, तो चूंकि डीएम है तो सभी कण डीएम के बराबर, इसमें M1 M2 नहीं लेंगे, तो ये सब एक समान रूप से वितरित है। तो डीएम द्रव्यमान का सूक्ष्म कण बिंदु XYZ पर है, तो पिंड के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक XCM, YCM, ZCM इस प्रकार से लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे, तो XCM इज इक्वल टू इंटीग्रल XDM अपॉन इंटीग्रल DM। ठीक, YCM इज इक्वल टू YDM इंटीग्रल अपॉन इंटीग्रल DM। ZCM लिखेंगे ZDM अपॉन इंटीग्रल DM। ठीक, अब यहाँ पे इंटीग्रल DM का मतलब वही हुआ कि M1 प्लस M2 प्लस समेसन, जैसे हम लोग लिखे थे, यानी सभी कणों का द्रव्यमान मिला के उस निकाय के द्रव्यमान कैपिटल M के बराबर लिखा गया था। इसी प्रकार यहाँ भी लिखा जाएगा इंटीग्रल DM इक्वल टू M, यह पिंड का कुल द्रव्यमान है। तो इसको हम एक अन्य रूप में लिख सकते हैं, XCM इज इक्वल टू 1 अपॉन M, इसमें और कुछ नहीं किया गया है, इसी इंटीग्रल DM को कैपिटल M लिखा गया है। तो 1 अपॉन M XDM, YCM इक्वल टू 1 अपॉन M YDM, ZCM इज इक्वल टू 1 अपॉन M ZDM। ठीक, तो इस तरह से हम इसको XCM, YCM और ZCM के रूप में लिख सकते हैं। एवं सदिश रूप में द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर क्या होगा, RCM इज इक्वल टू 1 अपॉन M इंटीग्रल RDM। एक बार और ध्यान देंगे कि RCM जो लिखा गया है वह IXCM प्लस JYCM प्लस ZCM के रूप में लिखा गया, यानी R जो होगा XI प्लस YJ प्लस ZK के रूप में है। तो इस प्रकार से सदिश रूप में द्रव्यमान केंद्र का हम स्थिति वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ गति के बारे में बताया गया। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसमें और आगे जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे और इसका अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।